मैं क्योंकि मेडिटेशंस करता हूँ, मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करता हूँ, स्पिरिचुअली हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं ना ये इन संकेतों में बहुत विश्वास करता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है भाजपा ने जैसे ही 29 मुझे बोला भी, जो मैंने कहा कि एक सीट मेरी रह गई, तो मैंने उसको आसानी से रहने दिया, क्योंकि मैं मान रहा था कि ये महज संजोग नहीं हो सकता कि पूरा पूरा नेगोशिएशन एक ऐसी संख्या पे आकर रुक जाए जो संख्या मेरी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिस संख्या का आशीर्वाद मेरे पिता को भी प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एज अ साइन फ्रॉम माई फादर कि उन्होंने 29 सीटें जीती थी और आज 29 सीटें मुझे लड़ने का मुझे मौका मिल रहा है। जैसे एक सीट का आपने जिक्र किया, चुनाव आयोग से हम लोग की अभी भी बातचीत चल रही है। हम लोग लीगल भी सारे प्रावधानों पर, विकल्पों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो एक बहुत ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से उनके नामांकन को फिलहाल के लिए स्थगित रोक दिया गया है। पर मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग अगर इस पे विशेष ध्यान देगा और देखेगा तो समझेगा कि बहुत बेसिक ह्यूमन एरर की वजह से ये नामांकन रुका है, और अगर हुआ तो हम लोग वापस 29 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे। 100% स्ट्राइक रेट का आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा, और मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए ही नहीं, मैं अपने गठबंधन के लिए भी, मैं क्यों एक भी सीट में चाहूं। और खासतौर पे आज जब मौका इतना खूबसूरत है, जब लोगों का विश्वास हमारे गठबंधन पे इतना ज्यादा है, लोग ये मानते हैं कि एक लंबे समय के बाद बिहार को मौका मिला है डबल इंजन की सरकार बनाने का, जहां केंद्र में प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश में एक अनुभवी मुख्यमंत्री का चेहरा है जो इसका नेतृत्व कर रहा है। और पिछले एक साल में हम लोगों ने इस डबल इंजन की सरकार का अनुभव किया, जहां पे लाखों करोड़ों की योजनाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार और बिहारियों को समर्पित की गई। सिर्फ हम लोगों ने इसका शुभारंभ नहीं किया, इसका शिलान्यास भी किया, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया कई योजनाओं का। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत स्वर्णिम काल के तौर पे होने वाले, और बिहारी भी इस बात को मानते हैं। और अब तो उनका विश्वास और ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि जब गठबंधन के भीतर के ही कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकता, तो वो प्रदेशवासियों की चिंताओं को वो लोग कैसे दूर करेंगे। सो दे डोंट हैव अ क्लैरिटी विद इन द अलायंस, सो ऑफकोर्स दे विल नॉट बी हैविंग एनी क्लैरिटी कि आप प्रदेश को कैसे आप विकास की राह पर आप आगे लेकर जा सकें। तो जनता कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को समझकर जब मैं प्रचार पे निकलता हूं, या अब मैं जब भी कहीं जा रहा हूं सीटों के बंटवारे के बाद, तो वो बढ़ा हुआ विश्वास मुझे महसूस होता है जनता के द्वारा। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे गठबंधन का ही 100% स्ट्राइक रेट हो, 243 की 243 सीटें हम लोग जीत कर आए। बट देन ऑफ कोर्स मेरी 29 सीटों पर तो मेरा विशेष ध्यान केंद्रित होगा ही होगा। सो ऑफ कोर्स व्हेन आई टॉक अबाउट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मैं इसमें समावेशी विकास की मैं बात करता हूं। अनलाइक दूसरे युवा नेता जो बिहार के हैं, युवाओं की बात करते हैं, बट युवाओं को जाति में बांटकर देखते हैं। उनका अपना एमवाई समीकरण है, तो उनको मुस्लिम युवा अलग दिखते हैं, उनको यादव युवा अलग दिखते हैं। मेरे लिए युवा अपने में एक बहुत बड़ी आबादी है, और जब मैं अपने एमवाई समीकरण की बात करता हूं तो मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं, और मेरे वाई में युवा हैं जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी हैं। मैं मानता हूं इन दोनों की सामान्य समस्याएं हैं, जाति में बंटकर इनकी समस्याएं अलग हो जाएं कतई नहीं है। मुस्लिम युवा को भी रोजगार की उतनी ही जरूरत है जितना किसी दलित युवा को है, जितना किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले युवा को है, जितना किसी अगड़े वर्ग से आने वाले युवा को है। ऐसे में मुस्लिम महिला की भी वही समस्याएं हैं, हिंदू महिलाओं की भी वही समस्याएं हैं, पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग से आने वाली महिलाओं की भी वही समस्या है। तो ऐसे में बिना किसी को जात पात धर्म मजहब में बांटे हुए मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, जहां पे विकसित बिहार के निर्माण के लिए पूरा रोड मैप तैयार है। बिहार की रोजगार से जुड़ी समस्या, शिक्षा से जुड़ी समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या, बाढ़ सुखाड़ से जुड़ी समस्या, हर समस्या का समाधान का जिक्र मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में किया है। मुझे लगता है पहली बार मेरी पार्टी को जब से ये बनी है सन 2000 से, पहली बार एक मजबूत मौका प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने का मेरी पार्टी को मिलने जा रहा है। आज से पहले मेरी पार्टी ना के बराबर राज्य सरकार का हम लोग हिस्सा रहे भी हैं तो बहुत कम समय के लिए रहे हैं। बट आज की तारीख में जब हम लोग एक मजबूत हिस्सा राज्य सरकार का बनने जा रहे हैं परिणामों के बाद, तो मुझे लगता है कि उस नीति निर्माण में भी हम लोग की एक अहम भूमिका होगी, जिसके माध्यम से बिहारी युवाओं के लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए, बिहार के किसान मजदूरों के लिए, जिस मंत्रालय से मैं आता हूं प्रसंस्करण के विभाग को और मजबूती देने के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर
अब मैं और ज्यादा मजबूती से कार्य कर सकूंगा बिहार सरकार का हिस्सा होने के बाद। कौन सी पार्टी नहीं चाहती, हर दल चाहता है कि उनका नेता सर्वोच्च पद पे जाए। मैंने खुद हमेशा इस बात की इच्छा रखी कि मैं अपने पिता को प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखूं। तो ये इच्छा स्वाभाविक है, हर दल की अपने नेता के प्रति होती है। पर मुझे लगता है कि सही समय पर सही बातों की चर्चा हो तो उसके मायने होते हैं। आज की तारीख में जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं तो कतई इसके कोई मायने नहीं है जब इस बात को गठबंधन के तमाम सहयोगियों के द्वारा पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद जो विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को ही अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने का कार्य करेंगे। हैविंग सेड दैट, क्या मेरी इच्छा है बिहार की? मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहार वापस आना चाहता हूं। इन्हीं चुनावों में ही मैं वापस आना चाहता था, बिहार से मैं चुनाव लड़ना चाहता था। बट क्योंकि नेगोशिएशंस होते 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 इतना विलंब हो गया कि मेरे प्रत्याशी ही नामांकन ठीक से भर लें, वो ज्यादा बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। तो अपने नामांकन की ओर तो मैं फिर सोच ही नहीं पाया। केंद्रीय संसदीय बोर्ड दोबारा बैठ ही नहीं पाया इस विषय की, इस एजेंडे के ऊपर चर्चा करने के लिए। बट हाँ, मेरी मैं जरूर मैं चाहता था, और आने वाले दिनों में मैं वापस मैं बोलूंगा मेरी प्राथमिकता बिहार रहेगा। अनलाइक माय फादर, पापा ने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा कि केंद्र की राजनीति में उनकी इच्छा ज्यादा रही थी। पर मैं बिहार और बिहारियों की वजह से ही राजनीति में आया हूं। दिल्ली में पला बड़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया है, दूसरे राज्यों में बिहारियों को विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए देखा है। और यही कारण था कि मैं वापस राजनीति में आया ताकि अपने राज्य, अपने बिहारी साथियों के लिए मैं कुछ कर सकूं। एक ऐसा दौर मैंने देखा जब बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। मैं हर मन से गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। ये गर्व मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं, पर यह तब होगा जब मैं यहां पे ध्यान ज्यादा केंद्रित करूं। तो मैं मानता हूं कि अगले 4-5 साल मेरे इस फैसले को और ज्यादा मजबूत करेंगे कि मुझे बिहार की राजनीति में पूरा ध्यान अब केंद्रित करना होगा। परिस्थितियों को इसका दोष दूंगा। 2020 की परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन के भीतर रहना मेरे लिए संभव नहीं था। और उस वक्त मेरी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम लोग गठबंधन से हम लोग अलग हो जाएं। चाचाओं का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज मेरे एक चाचा को ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कई बार आपको अलायंस में इतना कॉर्नर कर दिया जाता है कि आपके पास विकल्प ही नहीं बचता अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। 2020 का दोष मेरे ऊपर बार बार दिया गया कि मैंने अपनी जिद की वजह से मैं गठबंधन से मैं अलग हुआ। मेरे चाचा जी ने जब पार्टी परिवार से मुझे अलग किया तो उस वक्त भी उन्होंने मेरे ऊपर यही आरोप लगाए कि मैंने अकेले ये फैसला ले लिया, जबकि वो सब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने अलग चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया। आज जब वो और उनकी पार्टी खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आता होगा कि जब गठबंधन में आपको पूछा नहीं जाता है तो आपके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा विकल्प नहीं बचता। मेरे पास जरूर उस वक्त ये विकल्प था कि मैं महागठबंधन की ओर जा सकता था, पर मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना था कि मैं गठबंधन से अलग भी हुआ, पर मैं प्रधानमंत्री जी के सामने या उनके प्रत्याशियों के सामने मैंने अपने प्रत्याशी ना के बराबर मैंने उतारे। जनता दल यूनाइटेड के सामने ही मेरे पास ऑप्शन था, उनके सामने मैंने प्रत्याशी उतारे, जिसका नुकसान भी जनता दल यूनाइटेड को हुआ। और इसका आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। अगर कल को कोई मेरी पार्टी के सामने चुनाव लड़के मुझे उसका नुकसान देगा तो मैं भी उससे आक्रोशित होऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी का वो आक्रोश बहुत स्वाभाविक है मेरी सर आंखों पर अब तब से लेकर अभी तक इन 5 सालों में गंगा से काफी पानी बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी के बीच में, हम दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। और मैं मानता हूं कि आप गठबंधन में रहें तो एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका में रहें। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें कतई उचित नहीं है और ये मेरे संस्कारों में भी नहीं है। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था, मैं चाहता तो मैं गठबंधन का हिस्सा दोबारा बनता ही नहीं, आता ही नहीं वापस। पर आज चुनाव जब मैं इनके साथ मिलकर लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज तक जब से मेरी पार्टी बनी, 2005 में पापा ने अकेले चुनाव लड़े, दोनों, फरवरी वाला भी, नवंबर वाला भी। 2010 में हम लोग राजद के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी। 2015 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो मुख्यमंत्री जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई थी और 2020 में तो मैंने अकेले चुनाव लड़ा था। तो पहली बार मेरी पार्टी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है और इसमें मेरी एक ईमानदार भूमिका का रहना जरूरी है और उसी भूमिका के साथ मैं कार्य कर रहा हूं।
तो आज जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो 2020 की कोई परछाई तक इस गठबंधन के ऊपर नहीं है। बहुत सहजता और एक खुशनुमा माहौल में हम, मेरी क्षमता में जितना होगा उससे ज्यादा मैं कार्य करूंगा। ये विश्वास मैं आपके माध्यम से मेरे प्रधानमंत्री जी को दिलाता हूं, बट मैं मानता हूं कि शायद उनको यह विश्वास ऑलरेडी मुझ पर है। इसीलिए एक सांसद वाली पार्टी को उन्होंने 5 सीटें दी लड़ने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब कोई मुझसे सवाल पूछता है ना कि क्या आप नाराज हैं, मैं कई बार मैं सोचता हूं कि ये सवाल ही कैसे आ सकता है। मैं इससे ज्यादा खुशनसीब अपने आप को क्या मानूंगा। मैंने गठबंधन की राजनीति में आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कम सीटों वाली पार्टी को ज्यादा सीटें दे दी गई। ज्यादा वाले को कम जरूर किया गया। कोई अगर 9 सीट पे है तो उसको 7 कर दिया गया, 7 वाले को 5 कर दिया गया, 5 वाले को 3, 3 वाले को 2 और 1 वाले को तो मर्जर का ही प्रस्ताव इवेंचुअली दे दिया जाता है गठबंधन के द्वारा। यहां 2024 में सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें गठबंधन ने उठाकर दे दी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। 2025 में एक विधायक मेरा जीता था, पर वो भी मेरे साथ नहीं रहे 2020 में। तो आप यही मान के चलिए कि 0 विधायक वाली मेरी पार्टी, अब 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी जाती हैं गठबंधन में लड़ने के लिए। अब अगर उसके बाद भी मैं नाराजगी रखूं तो मुझसे बड़ा नाशुक्रा ही कोई और। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया नहीं जन स्वराज के ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जनता के बीच उनकी कितनी पकड़ है। मैंने हमेशा किसी भी लकीर को छोटा करने से आता अपनी लकीर को इतना बड़ा करते जाओ कि कोई दूसरा आपकी टक्कर में रह ना पाए। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे कार्य करने का मैंने प्रयास किया और वही अभी भी मैं कर रहा हूं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मानता हूं, मैं बिहारियों की बुद्धिमत्ता पर मैं बहुत विश्वास करता हूं और मेरा ये अपना भी अनुभव है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि 2020 में मैं भी अकेले चुनाव लड़ रहा था। और उस वक्त की भी आप तस्वीरें निकाल के देखिएगा, वीडियोस निकाल के देखिएगा, जिस तरीके से भीड़ आती थी मेरे रोड शो में, जिस तरीके से माहौल बनता था, कहीं ना कहीं मैं भी इसी कॉन्फिडेंस में था कि एक अच्छी संख्या के साथ मैं उस चुनाव को जीतूंगा। बट इवेंचुअली होता क्या है, क्योंकि बिहारी इतने समझदार हैं और राजनीतिक दृष्टि से खास तौर पर मैं इस बात को मानूंगा, क्योंकि मैं देश भर में घूमा हूं, हर एक राज्य में मैं गया हूं, एंड आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले लोग मैंने बाकी ना के बराबर किसी राज्य में देखे। उत्तर प्रदेश में जरूर फिर भी मुझे ऐसे दिखते हैं। तो बिहारी क्योंकि राजनीतिक तौर पर इतने जानकार होते हैं कि वो इवेंचुअली अपना मत वेस्ट नहीं करते हैं। आज क्योंकि 2020 का मेरा अनुभव है, मुझे था कि मैं बहुत अच्छी सीटों से मैं जीत रहा हूं। मेरे हर एक प्रत्याशी ने मुझे आके बोला कि भैया एक रात पहले चुनाव पलट गया, भैया एक रात पहले चुनाव ये हो गया, 2 दिन तक तो बहुत अच्छा माहौल था, 2 दिन पहले चुनाव पलट गया। वो होता इसलिए है क्योंकि इवेंचुअली बिहारी ये डिसाइड करता है कि यार अगर इनको हमने जिता भी दिया तो ये अगले 5 साल तो सरकार से लड़ता ही रहेगा ना, क्या लाभ है इसको जिताने का। हमें अपने क्षेत्र का काम कराना, और क्षेत्र का काम सत्ता में रहने वाला विधायक करा पाएगा जिसकी केंद्र तक पकड़ हो। तो ऐसे में जब केंद्र में एनडीए की सरकार है, जब ये सर्वेस कह रहे हैं मोटा मोटी, ये स्पष्ट, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये स्पष्ट, और महागठबंधन में भी जिस तरीके का बिखराव देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। तो भैया हमने एक जन स्वराज के अगर हमने एक विधायक को जिता भी दिया तो क्या करेगा, ये अगले 5 साल विधानसभा में भी लड़ता झगड़ता रहेगा, केंद्र में भी इसको कोई नहीं पूछने वाला। तो ऐसे में माइट एज वेल हम लोग एक ऐसे एनडीए के ही प्रत्याशी को हम लोग जीत दिलाएं जो कि कम से कम विधानसभा में जाकर हम लोग की बात करे, केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलकर हम लोग के कार्य कराने का प्रयास करे। तो इस दृष्टि से इवेंचुअली वो चुनाव जो है बायपोलर होके ही रह जाता है। और इस बार तो मैं बायपोलर भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो पोल खड़ा ही नहीं हो पाया। तो यहां पे मैं मानता हूं कि इस बार अधिकांश विधायक एनडीए के होंगे। मैं मान रहा हूं कि शायद हम लोगों ने जितना सोचा भी नहीं है, उससे बेहतर हम लोग का प्रदर्शन हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग अपनी मेहनत पर ही हम लोग संख्या पे जा रहे थे। जब मैं 225 का आंकड़ा पार करने की मैं बात करता था, तो हम लोग अपनी मेहनत के आधार पर हम लोग जा रहे थे कि हम लोग पार करेंगे। बट अब तो जिस तरीके से विपक्ष धराशाही होता हुआ दिख रहा है, उसका भी एडवांटेज किसको मिलेगा, हम ही लोग को मिलेगा। तो मैं तो मानता हूं कि इस बार अप्रत्याशित जीत के साथ एनडीए सरकार बनाएगा।